Hello everyone, how are you? This is SVJMS Science classes for class 7th and today we are going to discuss new topic of your chapter number 9 soil, the properties of the soil। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम सॉइल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट पार्ट में हमने सॉइल की जो टाइप्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। जैसे आपके सॉइल के टाइप होते हैं, सैंडी सॉइल होती है, क्लेई सॉइल होती है और लोमी सॉइल होती है। इनके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या विशेष गुण मिट्टी के अंदर या सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लिस्टेड सम यूजेज ऑफ सॉइल, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। इससे पहले हमने सॉइल के जो यूजेस होते हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, देखा है और समझा है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल। यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और उनसे हमें पता चलेगा कि जो सॉइल होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनके गुण होते हैं। अलग अलग टाइप की मिट्टी में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके हैं परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन रेट क्या होती है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि परकोलेशन रेट क्या होती है। व्हाट इज़ परकोलेशन रेट? तो परकोलेशन का मतलब होता है रिसाव होना। जब हम मिट्टी के ऊपर पानी डालते हैं तो वह धीरे धीरे मिट्टी क्या करती है, उस पानी को सोख लेती है और वह पानी मिट्टी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो उसी को आप क्या कहते हैं, परकोलेशन कहते हैं। लेकिन यह परकोलेशन हर मिट्टी में समान रूप से नहीं होता है। यदि आप देखेंगे आपके पास यदि सैंड है, बालू रेत है, तो उसमें परकोलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब आपका जो पानी है वह जल्दी से नीचे चला जाएगा। और यदि आपके पास चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो उसमें पानी ऊपर ही इकट्ठा रहेगा, वह काफ़ी देर तक नीचे नहीं जाएगा। और जो आपकी लोमी सॉइल है वह बहुत अच्छे से पानी को परकोलेट कर देगी, पानी को एब्जॉर्ब भी करेगी और थोड़ी देर उसको रिटेन भी करेगी, है ना। तो इस तरह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसमें सबसे पहले अपने आता है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। तो अलग अलग मिट्टी में किस प्रकार से वाटर समाता है, उसका रिसाव होता है मिट्टी के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो बुजो एंड पहली मार्क्ड 2 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर each, one on the floor of their house and the other on the कच्चा अनपेव्ड रोड। तो यहाँ पर पहली और बुजो क्या करते हैं, वे स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर आप समझते हैं कि जिसकी भुजाएं दोनों बराबर होती हैं, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती हैं, तो हम उसको स्क्वायर कहते हैं, वर्ग। तो यहाँ पर इन्होंने 50 सेंटीमीटर लंबाई और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई के 2 स्क्वायर बनाए हैं। एक तो उन्होंने अपने जो घर है, ठीक है, उनके घर में जो फ्लोर है, फर्श होता है, जहाँ पर आप कोटा स्टोन या दूसरा जो पत्थर होता है उसका फ्लोरिंग करते हैं, उस पर बनाया उन्होंने एक तो स्क्वायर। और दूसरा स्क्वायर उन्होंने जो कच्चा रोड होता है, आपके बाहर घर के बाहर जो गली होती है, जो आजकल तो सीमेंटेड होती है, लेकिन यदि सीमेंटेड नहीं होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, कच्चा रोड। तो उस कच्चे रोड पर या अनपेव्ड रोड पर उन्होंने क्या किया, एक स्क्वायर और बनाया। दे फील्ड 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विद वाटर। और उन्होंने साथ ही क्या किया, 2 पानी की सेम साइज वाली बोतल को पानी से भर लिया। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स 1 each एट द सेम टाइम इनटू स्क्वायर। और उन्होंने दोनों पानी की बोतल को दोनों स्क्वायर में एक साथ खाली किया, मतलब उन्होंने उसका जो पानी था बोतल का वह एक ही टाइम में एक साथ दोनों स्क्वायर के ऊपर डाला। दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वाज नॉट एब्जॉर्ब। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो उनके मकान के अंदर फ्लोर के ऊपर कोटा स्टोन या जो भी फ्लोरिंग होती है मकान के अंदर, उसके ऊपर डाला तो पानी की क्या हुआ, वहाँ पर नीचे बह गया, डायरेक्ट बह गया, वह एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वाज एब्जॉर्ब। लेकिन जो कच्चा रोड था, जहाँ पर सिर्फ मिट्टी थी,
उस रोड पर क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब का मतलब आप समझते हैं अवशोषित होना, समा जाना। तो कच्चे रोड पर मिट्टी में तो पानी समा जाता है, लेकिन आपका जो फ्लोरिंग होती है घर के अंदर, जो पत्थर होता है, कोटा स्टोन होता है या मार्बल टाइल्स जो भी होती है, उनमें अवशोषण नहीं होता है वाटर का, वह उनके ऊपर फैल जाता है। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। तो उन्होंने जो कुछ भी किया इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 9.4। उससे पहले देख लेते हैं कि बुजो यहाँ पर कुछ कह रहा है। बुजो वंडर्ड वाई देयर वाज अ डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द टू स्क्वायर्स। तो बुजो कह रहा है कि उन्होंने जो दो स्क्वायर बनाए, दोनों में पानी का अवशोषण समान रूप से नहीं हुआ, ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, एक्टिविटी 9.4। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको जो आपकी कक्षा के बच्चे हैं सबको 3 टीमों में डिवाइड करना है। नेम द टीम्स ए, बी एंड सी, और उनको 3 नाम देने हैं, ए टीम, बी टीम एंड टीम सी। You will be finding out how fast the water passes down the soil। तो अब यहाँ पर आप आराम से फाइंड कर पाओगे कि मिट्टी के अंदर पानी किस तरह से या कितनी तेज़ी के साथ पास होता है और पानी मिट्टी में समा जाता है। यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और अ पाइप। यहाँ पर आपको एक होलो सिलेंडर, होलो का मतलब होता है खोखला, जो अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है, ऐसे सिलेंडर की आपको यहाँ पर बेलनाकार आकृति की ज़रूरत है, या एक पाइप की ज़रूरत है। जो पाइप होता है जैसे आप पानी डालने के लिए यूज करते हैं, अंदर से खोखले होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, तो इस तरह का पाइप आपको लेना है। एंश्योर दैट इज टीम यूजेस पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर। और यहाँ पर ये आपको सुनिश्चित करना है, एंश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना। यहाँ पर यह सुनिश्चित करना है कि जो 3 टीमें आपने बनाई है सभी के पास जो सिलिंड्रिकल पाइप होगा वह सेम डायामीटर का होगा, उनकी चौड़ाई, उनका व्यास सभी का बराबर होना चाहिए। सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो। तो इस तरह का पाइप प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए यहाँ पर कुछ आपको ट्रिक्स बताई गई हैं, सजेशन दिया गया है, सुझाव दिया गया है, इसके हिसाब से आप पाइप तैयार कर सकते हैं। इफ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टीन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। आपको क्या करना है, आपको एक टीन का डब्बा ले लेना है। यदि आपके पास 3 बिल्कुल सेम साइज के टीन के डब्बे हैं तो आप उनको ले सकते हैं और उनके बॉटम को काट कर अलग कर सकते हैं। ए पीवीसी पाइप अप्रोक्सीमेटली diameter 5 cm is available, cut it into 20 cm long pipes pieces and use them। यदि आपके पास पीवीसी पाइप हैं, यदि आपके खेत हैं, आप कृषि वगैरह करते हैं, आपके माता पिता, तो आपके घरों में जो पीवीसी पाइप होते हैं प्लास्टिक के बड़े चौड़े वाले, जिनका डायमीटर लगभग 5 सेंटीमीटर होता है, तो आप उनको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उनको आपको एक 20 सेंटीमीटर लंबा उनका टुकड़ा काटना है और 3 ऐसे टुकड़े आपको लेने हैं, क्योंकि आपने 3 टीमें यहाँ पर बनाई है, ठीक है, और इनको आपको यूज़ कर लेना है। तो आप समझ गए, आपको जो सिलिंड्रिकल पाइप लेना है वह 20 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए लगभग, और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। और जिस जगह आपने मिट्टी कलेक्ट की थी, पहले हमने जब मिट्टी के टाइप्स पढ़े थे तो आप अलग अलग जगह से मिट्टी कलेक्ट करके लाए थे, तो उस तरह की मिट्टी को आपको यहाँ पर जहाँ से आपने लिया था उस जगह 2 सेंटीमीटर गहरा, डीप यानी क्या होता है गहरा, 2 सेंटीमीटर गहरा आपको क्या कर लेना है, गड्ढा कर लेना है और उन पाइप को वहाँ पर लगा देना है। pour 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली। और जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह से आपको 2 सेंटीमीटर के लगभग पाइप को ज़मीन के अंदर दबा देना है, मिट्टी के अंदर गड्ढा करके, और ऊपर से आपको पानी डालना है। 200 ml पानी इसमें डालना है। और 200 ml पानी नापने के लिए यदि आपके पास कोई साधन नहीं है तो आप कोई पुरानी बोतल ले सकते हैं जो लगभग 200 ml की हो, ठीक है। फॉर मेजरिंग
100 ml वाटर, यू कैन यूज़ एनी एम्प्टी 200 ml बोतल। तो आपके जैसे ऑयल्स की बोतल आती हैं, शैम्पू की बोतल आती हैं 200 ml की या 100 ml की। तो यदि आपके पास 100 ml की है, 100 ml की बोतल है, तो आप 2 बार डाल दें, और 200 ml की है तो 1 बार डाल दें। इस तरह से आप यहाँ पर 200 ml मेज़र कर सकते हैं पानी। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, और जब आप पानी डालना शुरू करते हैं तो उस टाइम को आप नोट करें। व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकोलेटेड लिविंग द पाइप एम्प्टी, नोट द टाइम अगेन। और जब पानी आपका परकोलेट हो जाता है, ठीक है, परकोलेट यानी क्या होता है, पानी का रिसाव होना, ज़मीन के अंदर पानी का समा जाना। तो जब पानी आपके स्टार्ट करते हैं, आप उसमें डाल देते हैं और पानी परकोलेट होना शुरू हो जाता है और जो पाइप है वह पूरी तरह से वापस खाली हो जाता है, तब तक आपको टाइम वहाँ पर नोट करना है कितना समय उसमें लगता है। नोट द टाइम अगेन, और जब पाइप खाली हो जाए तब वापस टाइम आपको नोट करना है। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखना है कि जब आप पाइप के अंदर पानी डालते हैं तो वह पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब आप पानी उसमें डालते हैं तो पानी स्पिल ओवर नहीं होना चाहिए, यानी वह बाहर निकलकर बहना नहीं चाहिए। यदि पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है मिट्टी में तो आप धीरे धीरे पानी को डालें, और जब पाइप में जगह खाली हो जाए तब उसके बाद उसमें आप पानी डालें। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, और आपको यहाँ पर क्या करना है, परकोलेशन रेट को कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले की मदद से। तो यहाँ पर परकोलेशन रेट के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, अमाउंट ऑफ वाटर इन ml अपॉन परकोलेशन रेट, परकोलेशन टाइम इन मिनट। परकोलेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जितना अमाउंट ऑफ वाटर लिया है, आपने 200 ml यहाँ पर वाटर लिया था, और जितना टाइम उसको परकोलेट होने में लगा, यानी ज़मीन के अंदर समाने में, रिसने में जितना पानी लगा है उसको आप नीचे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैम्पल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परकोलेट। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको एक डेटा दिया गया है कि आपने 200 ml पानी लिया और उसको मिट्टी में अंदर समाने के लिए यदि 20 मिनट्स लगते हैं, 20 मिनट में पूरा पानी मिट्टी के अंदर परकोलेट हो जाता है, तो रेट ऑफ परकोलेशन क्या होगी, रेट ऑफ परकोलेशन विल बी इक्वल टू 200 ml अपॉन 20 मिनट। तो 200 में आप 20 का भाग देंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, आप आसानी से डिवाइड इसको कर सकते हैं। तो ये जो 10 आया इसकी भी यूनिट आपको लिखनी है, जैसे यहाँ पर लिखा था ऊपर आपके फॉर्मूले में मिलीलीटर पर मिनट। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पर क्या लिखना है, 10 ml पर मिनट लिख देना है यूनिट। ओके, यानी कि 1 मिनट में 10 ml पानी मिट्टी के अंदर जाता है। इस यूनिट से आपको क्या पता चलेगा यहाँ पर कि 10 ml पानी 1 मिनट में मिट्टी के अंदर जाता है, या 1 मिनट में 10 ml पानी मिट्टी के अंदर जाएगा। ओके, कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन इन योर सॉइल सैंपल। इसी तरह से आपको भी आपका जो सॉइल सैंपल था, अलग अलग जगह आपने पाइप को लगाया था और उसमें 200 ml पानी डाला था, तो आपके सॉइल सैंपल की भी आपको परकोलेशन रेट कैलकुलेट करनी है। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर्स एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परकोलेशन। तो आपके जो सॉइल सैंपल थे उनकी आपने परकोलेशन रेट निकाल ली। अब उन सॉइल सैंपल के नाम आपको लिखने हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ परकोलेशन। उनकी जो बढ़ती हुई परकोलेशन रेट है उसके बढ़ते हुए क्रम में उसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी मिट्टी की परकोलेशन रेट कम है तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 10 ml है, किसी की मिट्टी की यदि 5 ml प्रति मिनट आती है, ठीक है, किसी दूसरी मिट्टी के सैंपल की परकोलेशन रेट यदि 5 ml पर मिनट आती है, तो उससे आप क्या समझेंगे कि 1 मिनट में सिर्फ 5 ml परकोलेशन रेट ही यहाँ पर आपको मिलती है, यानी कि 1 मिनट में से 5 ml पानी मिट्टी के अंदर जाता है। ठीक है, और यदि किसी की परकोलेशन रेट आपके यहाँ पर 15 ml पर मिनट आती है, तो आप वहाँ पर क्या पता लगाएंगे कि 1 मिनट में 15 ml
आपके पानी मिट्टी के अंदर समा जाता है। तो उसको बढ़ते हुए क्रम में पहले 5 फिर 10 फिर 15 इस तरह से बढ़ते हुए परकोलेशन रेट के क्रम में आपको उसको जमाना है। ठीक है। देन आपका नया टॉपिक आता है यहाँ पर मॉइस्चर इन सॉइल। मिट्टी के अंदर क्या होती है, नमी होती है। मॉइस्चर का मतलब आपको पता है नमी, ये हम पहले कई बार यहाँ पर पढ़ चुके हैं। मॉइस्चर का अर्थ होता है नमी। हैव यू एवर पास्ड थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे। क्या आप कभी हॉट समर डे के दौरान, यानी बहुत गर्मी का दिन होता है, समर का बिल्कुल गर्म दिन होता है, तो क्या अभी किसी खेत में गए हो। खेतों में गर्मी के दिनों में कुछ नहीं बोया जाता है, खेत वैसे ही खाली पड़े रहते हैं। परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबाउ द लैंड इज शिमरिंग। तो आपने वहाँ पर नोटिस किया होगा कि जो वायु होती है मिट्टी के ऊपर, खेतों में मिट्टी के ऊपर जो वायु होती है वह शिमरिंग करती होती है, मतलब हिलती हुई आपको दिखाई देती है। जब आप बहुत तेज़ गर्मी के दिनों में दोपहर के समय खेत में जाते हैं तो खेत के मिट्टी के ऊपर की जो वायु होती है वह शिमरिंग करती हुई दिखाई देती है। शिमरिंग का मतलब होता है चमकना और हिलना। ठीक है। शिमरिंग का मतलब होता है कोई वस्तु जो चमकदार होती है वह चमकती है, ठीक है, टिमटिमाती है, तो उसको आप शिमरिंग कह सकते हैं। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है, आपको ऐसे वह शिमरिंग करती हुई क्यों दिखाई देती है। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। तो आपको इस एक्टिविटी को करना है और इसके जो आंसर है कि ऐसा क्यों होता है इसको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो एक्टिविटी क्या है यहाँ पर, एक्टिविटी 9.5 टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, जैसे इधर डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो टेस्ट ट्यूब होती है इससे छोटी होती है बॉइलिंग ट्यूब। इस बॉइलिंग ट्यूब में आपको मिट्टी का सैंपल लेना है और उसको गर्म करना है और आप ऊपर आपको पानी की बूंदों को ऑब्जर्व करना है। जो इनर सरफेस होती है, अंदरूनी सतह होती है टेस्ट ट्यूब की, वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, पानी की बूंदें दिखाई देगी। तो वही यहाँ पर एक्टिविटी में लिखा गया है। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, क्या लेना है आपको, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ सॉइल सैंपल इन इट, और इसके अंदर आपको 2 चम्मच 2 स्पून क्या करना है, मिट्टी का सैंपल डालना है। हीट इट ऑन अ फ्लेम, और इसको क्या करना है, फ्लेम के ऊपर गरम करना है। एंड ऑब्जर्व इट, और साथ में इसको ऑब्जर्व भी करना है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग, और साथ में यहाँ पर ये आपको फाइंड आउट करना है कि हीट करने पर क्या होता है। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, क्या आपको यहाँ पर पानी की बूंदें कहीं पर दिखाई देती हैं। इफ़ यस वेयर डिड यू फाइंड देम, यदि आपको दिखाई देती है तो कहाँ दिखाई देती हैं, आपको थोड़ा इसको पता करना है। ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवापोरेट्स मूव्स अप एंड कंडेंसेज ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। तो जब आप गर्म करते हैं तो मिट्टी के अंदर जो वाटर होता है वह इवापोरेट होता है। इवापोरेट यानी होता है वाष्पीकरण। यहाँ पर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब वेपर में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। और जो ठंडी दीवारें होती हैं, इनर वॉल्स होती हैं टेस्ट ट्यूब की या आपकी बॉइलिंग ट्यूब की, उनके ऊपर वह चिपक जाता है। ठीक है। ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबाउ द सॉइल सीम्स टू शिमर। तो इस तरह से जब आप खेतों में जाते हैं तेज़ गर्मी वाली दोपहरी में, तो आप क्या देखते हैं कि जो मिट्टी के ऊपर की वायु होती है वह गर्म हो जाती है और मिट्टी के अंदर से जो वाटर वेपर्स निकलती हैं वह प्रकाश के परावर्तन के कारण आपको चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है। वाटर वेपर्स वहाँ पर आपको चमकती हुई दिखाई देगी और आपको लगेगा कि ये जो मिट्टी है ये चमक रही है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, और मिट्टी को गर्म करने के बाद आपको इसको ट्यूब से बाहर निकाल लेना है। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, और आपको उस मिट्टी के साथ उसको कंपेयर करना है जिसको आपने गर्म नहीं किया था। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू, तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखाई देगा। आपकी जो मिट्टी है जिसको आपने गर्म कर लिया है वह आपको बिल्कुल शुष्क यानी सूखी हुई दिखाई देगी, जबकि आपकी जो नॉर्मल मिट्टी होगी उसका कलर थोड़ा डार्क होगा।
है ना। तो इस तरह से आप उन दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हैं। देन हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है मिट्टी की, उसमें हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। मिट्टी जल का अवशोषण करती है, तो वह किस तरह से अवशोषण करेगी, कितना अवशोषण करेगी, किस प्रकार की मिट्टी कम अवशोषण करेगी और किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा अवशोषण करेगी, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। डू ऑल द सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, लेट अस फाइंड आउट। क्या सभी जो मिट्टियाँ होती हैं, सभी प्रकार की सॉइल होती है, वह समान मात्रा में समान रेट से पानी को अवशोषित करती है या नहीं करती हैं। अभी इसके ऊपर हमने जो एक्टिविटी पढ़ी थी परकोलेशन रेट वाली, उसमें आप समझ गए होंगे कि हर मिट्टी जो है जल को समान मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं करती है। लेट अस फाइंड आउट। इसको अभी हम और आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 9.6। टेक अ प्लास्टिक फनल। आपको क्या लेना है, एक प्लास्टिक की फनल लेनी है। टेक अ फिल्टर पेपर और अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट। तो इसके बाद आपको प्लास्टिक की फनल जो होती है वह कीप होती है। आप पहले डायग्राम देख लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये क्या दिया गया है, एक कीप दी गई है, प्लास्टिक की फनल होती है, उसके अंदर आपको फ़िल्टर पेपर लगा देना है या न्यूज़पेपर का कोई टुकड़ा आपको इसमें लगा देना है। ठीक है, इसके अंदर आपको मिट्टी डालनी है, ऊपर ड्रॉपर से एक एक बूंद करके आपको पानी डालना है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्टिविटी की जानी है। तो आप समझ गए होंगे कि करना क्या है, एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो हमने प्लास्टिक की फनल ले ली, उसमें फ़िल्टर पेपर लगा दिया, और फ़िल्टर पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का टुकड़ा इसमें लगा सकते हैं। फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन फिगर। इसको फोल्ड करके आपको जैसे डायग्राम में दिखाया गया है उस तरह से कीप के अंदर, फनल के अंदर सेट करना है। वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल। इसके बाद आपको 50 ग्राम क्या लेनी है, एक बारीक पीसी हुई मिट्टी लेनी है पाउडर्ड रूप में। ठीक है, पाउडर रूप में आपको 50 ग्राम तौल कर मिट्टी लेनी है और उसको फनल में डाल देना है। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। अब आपको क्या करना है, एक विशेष मात्रा में पानी लेना है। मेजरिंग सिलेंडर जो होता है वह पानी को नापने में काम आता है। इसमें आप 5 ml, 10 ml, 20 ml इस तरह से पानी को मेज़र करते हैं। तो पानी को मेज़र करके बूंद बूंद करके ड्रॉपर की सहायता से आपको पानी मिट्टी के ऊपर डालना है। पोर करना मतलब होता है उड़ेलना या डालना। यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट। और आपको सारा पानी एक ही जगह पर नहीं डालना है, पानी को फैलाते हुए। ठीक है, आप ड्रॉपर से डाल रहे हैं, बूंद बूंद करके पानी डाल रहे हैं, तो आप उसको फैलाते हुए डालें। सारी मिट्टी आपकी अच्छे से गीली हो जानी चाहिए। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल। आपको पूरी मिट्टी पर पूरी उसको कवर करते हुए पानी को उड़ेल देना है। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग। और जब तक पानी जो है नीचे ड्रिप करना शुरू ना हो जाए, फनल के नीचे पानी निकलना शुरू ना हो जाए, तब तक आपको पानी उसमें डालते रहना है। ठीक है, और जैसे ही पानी जैसे यहाँ पर टपकना शुरू हो गया है, आपको पानी डालना बंद कर देना है। फिर उसके बाद सबट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद। तो जितना पानी आपने मेजरिंग सिलेंडर में पहले लिया था और जितना पानी अब बचा हुआ है मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, सारा पानी आपने उसमें नहीं डाला है। जितना आपने पानी लिया था और जितना आपने अभी सिलेंडर में आपके बचा हुआ है, उस पानी को मेन अमाउंट में से आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना। आपको यहाँ पर माइनस करना होगा, सब्सट्रैक्शन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल। तो आपको जो पानी की वैल्यू मिल रही है, जैसे आपने 10 ml पानी लिया था, उसमें से 5 ml पानी आपने डाल दिया और 5 ml पानी डालते ही आपने देखा कि पानी की बूंदें नीचे गिरना शुरू हो गई। तो अब आप क्या करेंगे, पानी डालना बंद कर देंगे। तो 10 ml में से 5 ml पानी आपने डाल दिया, तो आपके जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें कितना पानी बचेगा, 5 ml पानी बचेगा। तो यह वह पानी है जो किसके द्वारा रिटेन किया गया है, सॉइल के द्वारा रिटेन किया गया है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। तो इस तरह से अपनी नोटबुक में आपको यहाँ पर रिजल्ट को नोट भी करना है।
वेट ऑफ सॉइल, वेट मतलब मिट्टी आपने कितनी ली थी, 50 ग्राम। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, जो आपने शुरुआत में, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती या प्रारंभिक आयतन पानी का जो आपने लिया था मेजरिंग सिलेंडर में, वह UmL। ठीक है, U का मतलब यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल लिया 10 ml, तो यहाँ पर आप 10 ml लिख सकते हैं। यदि आपने 10 ml वास्तव में लिया है तो UmL आप लिखते हैं, और जो भी वैल्यू आपकी है वह आप यहाँ लिख सकते हैं। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, फिर उसके बाद पानी डालने के बाद जो पानी बच जाता है मेजरिंग सिलेंडर में, वह उसको हम कहते हैं VmL। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, तो जो पानी यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है मिट्टी के द्वारा, उसका पता कैसे चलेगा, V - U कर देंगे, तो जितना पानी मिट्टी ने एब्जॉर्ब किया है वह हमें मिल जाएगा। वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल V - U ग्राम, तो जितना पानी मिट्टी ने एब्जॉर्ब किया है उसका वेट यहाँ पर आ जाता है V - U ग्राम। 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम, और जो आपका 1 ml पानी होता है वो उसका भार, उसका वेट लगभग 1 ग्राम के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर ml की जगह फिर क्या लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे। ml जो है वॉल्यूम होता है, आयतन की यूनिट होती है मिलीलीटर, और ग्राम आपके भार का, वेट की यूनिट होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ml लगभग ग्राम के ही बराबर होता है। तो यहाँ पर यदि आपको परसेंटेज निकालनी है कि कितना परसेंट वाटर मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, तो आप क्या करेंगे, V - U, जो पानी मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया वह क्या है, V - U। इनिशियल वॉल्यूम आपने क्या लिया था, 50 ग्राम आपने यहाँ पर क्या लिया था, मिट्टी लिया था। ठीक है, 50 ग्राम मिट्टी में जितना पानी एब्जॉर्ब हुआ उसका यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए आप जितना पानी एब्जॉर्ब हुआ अपॉन जितनी मिट्टी आपने ली थी इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड निकल जाएगा। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल, और इस एक्टिविटी को आपको अलग अलग प्रकार की मिट्टियों के साथ करके देखना है। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल्स, क्या आपको सभी सैंपल्स में एक ही प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ उन रिजल्ट्स को डिस्कस करना है, और साथ में नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको डिस्कस करना है। विच सॉइल वुड हैव द हाइएस्ट परकोलेटिंग रेट, कौन सी सॉइल है जिसमें सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट आपको दिखाई देगी, यानी कि जिसके अंदर पानी का स्रावण या रिसाव सबसे ज़्यादा होगा। जो हमने ऊपर एक्टिविटी की थी पहले, एक सिलेंड्रिकल जार लेकर हमने उसको मिट्टी में गाड़ दिया था और फिर उसमें पानी डाला था 200 ml, तो उस एक्टिविटी के हिसाब से आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट होगी। हमारी जो सैंडी सॉइल होती है, क्लेई सॉइल होती है और लोमी सॉइल होती है, उनमें से सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट सैंडी सॉइल की होती है। वह इसलिए होता है क्योंकि सैंडी सॉइल वाटर को सबसे कम एब्जॉर्ब करती है, वह अपने अंदर उसको रोक नहीं पाती है, ठीक है, अवशोषित नहीं कर पाती, वह पूरा पानी कहाँ चला जाता है, नीचे निकल जाता है। तो कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट होगी, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट होगी। विच सॉइल वुड हैव द लोवेस्ट परकोलेशन रेट, और किस मिट्टी में सबसे कम परकोलेशन रेट होगी, उस मिट्टी के अंदर पानी जाएगा ही नहीं, पानी ऊपर ही भरा रहेगा या बहुत धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जाएगा। तो ऐसा चिकनी मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल में आपकी लोवेस्ट परकोलेशन रेट होगी। Bujo heard from his neighbor that 8 to 10 days after the rain, the level of water in a pond or well rises. बुजो ने अपने पड़ोसी से सुना कि 8 से 10 दिन के बाद वहाँ पर वर्षा हुई है ना, आफ्टर द रेन, वर्षा होने के 8 से 10 दिन के बाद जो पॉन्ड था, तालाब था, वहाँ पर उसका जो स्तर था वह बढ़ जाता है। लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड और वेल राइजेस, 8 से 10 दिन के बाद वहाँ पर जो कुएँ या तालाब होते हैं उनमें जल स्तर बढ़ जाता है। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट, तो किस प्रकार की जो मिट्टी होगी वह कुएँ तक पानी पहुँचने में
ज़्यादा मात्रा में पानी पहुंचने में हेल्प करेगी, तो वह मिट्टी आपकी होती है सैंडी सॉइल। ठीक है, सैंडी सॉइल में पानी कुएं में जल्दी पहुंच जाएगा। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स द लेस्ट? किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पानी को रिटेन करती है? मतलब जो हमने ये कीप वाली एक्टिविटी की है, इसमें तीनों प्रकार की मिट्टी बारी बारी से हम लेकर देखेंगे। तो किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पानी रिटेन कर पाती है, अपने अंदर उसके रोक कर रख पाती है, तो वह मिट्टी होगी आपकी क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल आपकी ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है और उसको अपने अंदर समाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो क्लेई सॉइल होती है वे क्या करेगी, ज़्यादा पानी को रिटेन करेगी। और कौन सी सबसे कम करेगी, तो वह सैंडी सॉइल होगी। सैंडी सॉइल पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, पानी डायरेक्ट नीचे निकल जाएगा। जो आपकी बिल्कुल बालू रेत होती है, सैंड टाइप की रेत होती है, मिट्टी होती है, उसमें पानी सबसे कम रुकेगा। ठीक है, रिटेन का मतलब होता है रुकना। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकोलेट एंड रीच द वाटर अंडर ग्राउंड? क्या आप यहाँ पर कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे कि जो पानी है वह ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी में परकोलेट हो, है ना, मतलब मिट्टी के नीचे चला जाए, और जो आपकी अंडरग्राउंड वाटर टेबल होती है उसमें वह पानी चला जाए, मतलब वाटर टेबल को कंप्लीट कर दे। मिट्टी के नीचे जो वाटर टेबल होती है वह कंप्लीट हो जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाए। तो इस तरह का कोई आप आइडिया सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आसानी से बता सकते हैं कि आपको एक गड्ढा खोदना होगा और उसमें जो सैंड वगैरह होती है उसको बिछाना होगा। तो उससे क्या होगा, पानी आपका साफ़ भी हो जाएगा और वह मिट्टी के अंदर आसानी से परकोलेट होगा और ज़्यादा मात्रा में परकोलेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल होती है उसको रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर 9.7 सॉइल एंड क्रॉप्स, मिट्टी और फसलें। आपको पता है कि जो आपकी फसल होती है उसका मिट्टी से बहुत गहरा संबंध होता है। सारी फसलें मिट्टी में ही पैदा होती हैं और मिट्टी की जो क्वालिटी होती है उसी के अनुसार आपकी फसलें भी बोई जाती हैं। तो उसका क्या संबंध है उसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ सॉइल्स पाई जाती हैं। इन सम पार्ट्स देयर इज क्लेई सॉइल, इन सम पार्ट देयर इज लोमी सॉइल, वाइल इन सम अदर पार्ट्स देयर इज सैंडी सॉइल। तो कुछ पार्ट्स में सैंडी सॉइल पाई जाती है, कहीं लोमी सॉइल पाई जाती है और कहीं क्लेई यानी चिकनी मिट्टी पाई जाती है। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। तो आपकी जो मिट्टी होती है यह कई चीज़ों से प्रभावित होती है, जैसे कि विंड से प्रभावित होती है, हवाओं से प्रभावित हो जाती है, रेनफॉल आपके जो वर्षा होती है उससे प्रभावित होती है, टेम्परेचर तापमान से प्रभावित होती है, लाइट और ह्यूमिडिटी से प्रभावित होती है। लाइट का मतलब होता है प्रकाश और ह्यूमिडिटी यानी होती है आर्द्रता। तो ये प्रकाश और आर्द्रता से भी प्रभावित होती है। दीज are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं जो मिट्टी की सॉइल प्रोफाइल होती है, जो हमने पहले पढ़ रखी है, उसको प्रभावित करते हैं। और मिट्टी का जो स्ट्रक्चर होता है, मिट्टी की बनावट होती है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ये लेकर आते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वह कौन से फैक्टर होते हैं, कौन से कारक होते हैं जो मिट्टी पर प्रभाव डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, तो आप आसानी से लिख पाएंगे कि विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, ये सभी चीज़ें, ये सभी फैक्टर्स क्या करते हैं, मिट्टी की जो बनावट होती है, उसका जो टेक्सचर होता है, उसकी सॉइल प्रोफाइल होती है, उस पर ये प्रभाव डालते हैं। द climatic factors as well as the components of soil determine the various types of vegetation and crop that might grow in any region। तो जो सॉइल की टाइप होती है उसमें जो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, मतलब वहाँ पर जो जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं, हमें पता है कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो ठंडी जगहों पर ही हो पाती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो गर्म जगहों पर होती हैं, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आर्द्र स्थानों पर ही हो पाती हैं, वहाँ पर उनको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। तो इनके अलावा
कुछ मिट्टी में जो कंपोनेंट्स होते हैं, मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, किसी विशेष प्रकार की वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उनकी मात्रा भी यहाँ पर डिटरमाइन करती है कि उस मिट्टी के अंदर किस प्रकार की वेजिटेशन या क्रॉप्स फसलें उगाई जाएंगी। Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat and gram। आपके जो चिकनी मिट्टी होती हैं और लोमी सॉइल होती है, ये आपके जो अनाज वगैरह होते हैं, वीट होता है ना, चना होता है, इनको बोने के लिए क्या है, ये बहुत सूटेबल होती हैं। Such soils are good at retaining water for paddy soils rich in clay and organic matter and having a good capacity to retain water are ideal। तो ये जो मिट्टियाँ होती है, ये ऐसी मिट्टियाँ होती हैं जो गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी रखती हैं, मतलब इनके अंदर पानी की अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है। जो आपकी सैंडी सॉइल होती है, रेतीली बालू मिट्टी होती है, उसके अंदर बहुत कम फसलें होती हैं, लेकिन क्ले सॉइल और लोमी सॉइल के अंदर अच्छी फसलें होती हैं। फॉर पैडी सॉइल्स rich in clay and organic matter and having good capacity to retain water are ideal। यदि आपको चावल उगाना है, जो पैडी होता है आपके, उसमें खेत में पानी भरा होना चाहिए, तभी उसमें चावल या पैडी जो धान होता है वह उगता है। तो इसके लिए आपको ऐसी मिट्टी चाहिए जो चिकनी मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, ताकि वह पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करके रख सके, उसमें पानी का अवशोषण कम से कम हो। पानी का रिसाव यदि कम से कम होगा तभी वह ऊपर भरा होगा। यदि नीचे आपके सैंडी सॉइल होगी तो सारा पानी नीचे निकल जाएगा और आपको बार बार उसमें पानी भरना होगा, तो वह उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो क्ले मिट्टी में, ऐसी क्ले मिट्टी जिसमें ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी मात्रा में हो और अच्छा सा उसमें ह्यूमस की मात्रा हो, वही क्या कर सकती है, वाटर को गुड कैपेसिटी में रिटेन कर सकती है। फॉर लेंटिल्स, जो मसूर होती है और अलसी होती है, उनको हम बोलते हैं लेंटिल्स। तो जो लेंटिल और मसूर है एंड अदर पल्सेज लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड, इनके लिए आपको लोमी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। लोमी सॉइल आपकी जो लाल मिट्टी टाइप की मिट्टी होती है या क्ले मिट्टी होती है, इसमें आपके ये दालें वगैरह बहुत अच्छे से होती हैं। फॉर कॉटन सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर इजीली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सूटेबल। और जो आपके कॉटन होती है, कपास की खेती होती है, उसके लिए आपको सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल के मिक्सचर वाली जो मिट्टी होती है, जिसमें लाल मिट्टी आपकी आती है, ठीक है। लाल मिट्टी में आपके कपास अच्छी होती है, काली मिट्टी में भी कपास अच्छी हो सकती है। तो इनमें क्या होता है, जो पानी होता है वह आसानी से ड्रेन हो जाता है, खेत में पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, और ये काफ़ी अच्छी मात्रा में अपने अंदर, मिट्टी के अंदर पानी वायु को भी रखती हैं। ऐसी मिट्टी क्या होती हैं, बहुत अच्छी सूटेबल होती हैं, उपयुक्त होती हैं, ठीक है। तो क्रॉप्स सच एज wheat आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। और जो आपकी गेहूं की फसल होती है, यह आपके क्ले सॉइल में, चिकनी मिट्टी में आपके बहुत अच्छे से उगाई जाती है, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस। इनमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, फर्टाइल होती हैं। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल्स एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। तो आपके टीचर से, पेरेंट्स से और आपके आसपास यदि कोई फार्मर हैं तो आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में किस प्रकार की मिट्टी है और उसमें किस तरह की फसल वे बोते हैं। एंटर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल, और उस डेटा को आपको नीचे दी गई टेबल में भरना है। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन। किस प्रकार की मिट्टी चावल बोने के लिए ज़्यादा उपयोगी होगी या ज़्यादा उपयुक्त होगी। सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन, जिसके ज़्यादा परकोलेशन रेट होगी या कम परकोलेशन रेट होगी। तो आपको पता है कि चावल उगाने के लिए या जो धान होता है उसको पैदा करने के लिए आपको लो परकोलेशन रेट वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर पानी ऊपर भरा रहे, मिट्टी के अंदर नहीं समाए। परकोलेशन का मतलब होता है अंतःस्रावण या रिसाव होना। तो ऐसी मिट्टी जिसमें परकोलेशन रेट बहुत कम हो, ठीक है।
वह मिट्टी यहाँ पर आपको यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप ऑफ सॉइल लिख सकते हैं और जो क्रॉप उसमें उगाई जाती है वह भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से इस टेबल को आपको भरना है। What is the difference between rate of percolation and the amount of water retained? तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ परकोलेशन जो होती है और वाटर रिटेन, मिट्टी के ऊपर पानी भरे रहना है ना, उसके ऊपर पानी को धारण करना, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो होती है उसे हम कहते हैं जल धारण करने की क्षमता। तो वाटर रिटेनिंग करना और वाटर परकोलेशन करना, यदि किसी मिट्टी की परकोलेशन रेट ज़्यादा है इसका मतलब वह क्या है, पानी को काफ़ी टाइम तक रोक के रख रही है। ठीक है, और यदि मिट्टी की परकोलेशन रेट कम है इसका मतलब है पानी को जल्दी से क्या कर रही है, अपने अंदर से होकर जाने देती है और पानी सीधा नीचे चला जाता है। तो यदि किसी मिट्टी की परकोलेशन रेट कम होती है तो उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जिसकी परकोलेशन रेट ज़्यादा होती है उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। बूझो, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट यू रीड अर्लियर। आपने जो अभी आगे पढ़ा है आप शायद भूल चुके हो। गो एंड री रीड द लेसन अगेन एंड यू विल फाइंड द आंसर। तो आप दोबारा से वापस ऊपर जाइए और लेसन को दोबारा पढ़िए। अब हमारे यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक आ जाता है सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। तो जो मिट्टी की परत होती है, ऊपरी परत होती है, यदि वह जल के द्वारा, वायु के द्वारा या आइस के द्वारा क्या हो जाती है, कट जाती है, वह हट जाती है, ऊपर से हटना या कटना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन कहलाता है। प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल, मिट्टी की जो प्लांट की जड़ें होती हैं वह मिट्टी को बहुत अच्छे से बाइंड करती हैं, पकड़कर रखती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स सॉइल बिकम लूज, और यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, लूज हो जाएगी। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर, तो वह आसानी से हवा के माध्यम से या उस पर जो पानी बहकर जाता है उससे वह हट जाती है, अलग हो जाती है। Erosion of soil is more severe in areas of little or no surface vegetation, और ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, ठीक है, कोई किसी प्रकार की वनस्पति पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं, वहाँ पर सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। सच ए डेजर्ट और बेयर लैंड्स, जैसे कि आपके रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान में जो रेत के टीले होते हैं आपने देखा होगा, वह अपनी आकृति को और स्थान को बदलते रहते हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं क्योंकि वहाँ पर रेत हवा के साथ बहुत ज़्यादा उड़ती है। और जो बेयर लैंड्स होते हैं, बंजर भूमि होती हैं जहाँ कोई वेजिटेशन नहीं होता है, वहाँ पर भी सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। तो इस वजह से जो आपको पेड़ होते हैं उनकी कटाई को रोकना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनोन्मूलन, वनों की कटाई को रोकना चाहिए, उनको प्रिवेंट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए, आपको सहयोग करना चाहिए प्लांट्स को लगाने के लिए, ताकि जो एरियाज़ हैं आपके आसपास के वे कैसे हो जाएं, ग्रीन एरियाज़ में कन्वर्ट हो जाएं और वहाँ पर ग्रीन एरिया बढ़ जाएं, इंक्रीज़ हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ लिया, आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप वाचिंग। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।